अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल दिया था कल एक, इसका तो जवाब यस ही बनता है। किया है। ईयर क्या क्या था? कैश 95,000 और 160, 330,000। अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस हो और 3 साल थे ना, तो इसको हम 3 पे बांट देते, इसको बराबर बांटते, यानी 2021 में, 2022 में, 2023 में हम इसको बराबर बांट देते अगर स्ट्रेट लाइन होता तो। चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्स मेथड है, तो फिर इसको बांटना भी बराबर नहीं है। इसको बांटना है आर्स के हिसाब से। इसमें कितने आर्स? 3550 आवर्स, 1800 आवर्स। इसकी रेशो में बांटना है। तो जब इसकी रेशो में बांटेंगे, ये वर्किंग वन कह लें चलें, तो रेंट इनकम 2021 की बन जाएगी 3,30,000 को इस रेशो में बांटना है। तो 1250 डिवाइडेड बाय 6600। यहां पर किसी मासूम इंसान ने गलती की होगी, 36,000 से डिवाइड किया होगा है। 36,000 से डिवाइड तो तब करते अगर ये 3,30,000 पूरे लाइफ ऑफ एसेट 36,000 तक फायदा देता। इसने तो इन 3 साल तक का फायदा है, तो इसलिए इन 3 ईयर्स में हमने इन बेसिकली ना, हम इसकी रेशो में बांट रहे हैं। तो जब इसकी रेशो में बांटेंगे, तो जब रेशो में बांटते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं? उसके सम से। नहीं, डिवाइड सम से करते हैं ना, तो इसलिए इसके सम से डिवाइड करेंगे। तो ये जिन्होंने किया है, ये गलती प्रॉब्ली हुई हो सकती है। अमाउंट क्या बन जाएगी? 330 इंटू 35 50 6600। क्या आंसर आया? 62500 177,500 90,000। ये रेंट इनकम इस तरह से बंटनी थी। ये थी सारी बात के डेप्रिसिएशन मेथड से मैच कराना है इसको। तो आर्स मेथड था, तो आर्स की रेशो में बांट दिया। जिन्होंने किया है और गलत किया हो या समझ ही ना आया, वो बताएं इसमें क्या पूछना है। जिन्होंने भी किया है, किन्होंने किया है, बस शाबाश। बाकियों को जरूर कोई जरूरी काम ही होगा, को मौत ही पड़ी होगी। जिन्होंने किया है, या चलो अभी भी अगर होश से देख रहे हैं, इन फिगर्स में कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी? चलें, किसी को कुछ नहीं पूछना। आईडीसी को एक्सपेंस कैसे बनाना है? इसी तरीके से, क्योंकि आईडीसी को भी इनकम से ही मैच कराना है। तो आईडीसी को जब एक्सपेंस बनाएंगे, तो वो भी इसी तरह इन्हीं आर्स के हिसाब से बनाएंगे। 2021, 2022, 2023 कितना था टोटल? 13,200। 1250 ओवर 6600, 3550 ओवर 6600 और 1800 ओवर 6600, 2500, 7100, 3600। ये आईडीसी 3 साल का एक्सपेंस आ जाएगा।
रेंट इनकम और आईडीसी जिन्होंने किया है या जो करना चाह भी रहे हैं, इन दोनों फिगर्स में कोई एतराज। तीसरी चीज डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन तो ऐसे निकल आएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल की मैं उम्मीद कर रहा था, वो पूछा नहीं किसी ने। ये 330 जब स्ट्रेट लाइन पे बांटना नहीं था तो टोटल तीनों को क्यों किया? वो तो जब हम स्ट्रेट लाइन पे बांट रहे थे तो टोटल कर रहे थे। एलोकेशन तो टोटल इनकम की ही करनी है ना, तो चाहे स्ट्रेट लाइन पे बांटें चाहे जैसे मर्जी बांटें, बांटना तो टोटल 330 को ही है, तो इसलिए टोटल तो करना ही था। वो तो स्ट्रेट लाइन होता तो 330 के बराबर टुकड़े कर देते, स्ट्रेट लाइन नहीं था तो 330 के टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन इस रेशो में टुकड़े करने हैं, तो करना तो है उनका टोटल। तो जिस रेशो में रेंट इनकम बनानी है उसी रेशो में आईडीसी एक्सपेंस बनेगा। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ये तो बचपन की चीज है, आर्स मेथड है। 2021 की डेप्रिसिएशन 9 लाख डिवाइडेड बाय 36,000, क्योंकि एसेट की डेप्रिसिएशन तो उसकी पूरी लाइफ पे होगी। और 2022 में 9 लाख 3550 36,000, और 2023 में 1800 ओवर 36,000। ईयर 1 2021 की डेप्रिसिएशन 31250 88750 45,000। अब ये फिगर्स की कैलकुलेशन देख ले, सारी फिगर्स तो कैलकुलेट कर दी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एसएफपी तो बना ही लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में ये रेंट इनकम आ जाएगी, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो आईडीसी एक्सपेंस है। एसओएफपी के अंदर रेंट रिसीवेबल या रेंट एडवांस, उसके लिए वही अपनी वर्किंग चेक कर लेते हैं। 2021 में इनकम 62,500, कैश 75, तो कैश मिल गया है ज़्यादा, तो ये बन जाएगा एडवांस। 2022 में ये सीडी हो गया इधर बीडी 12,500, कैश मिला 95, इनकम बननी है 177,500, तो इधर आ जाएगा 70,000 रिसीवेबल, और तीसरे साल में ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में 2021 में एडवांस आ गया, ये रिसीवेबल आ गया। चलें, ऑपरेटिंग लीज की बहुत है प्रैक्टिस, आगे भी जब पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस में आएंगे तो बीच में एक आधा सवाल आ जाएगा ऑपरेटिंग लीज का, ज़्यादा फाइनेंस लीज टेस्ट होता है। बुक्स ऑफ लेसर की हेडिंग पढ़ाई है मैंने, उसमें मैंने ऑपरेटिंग लीज की हेडिंग दी थी। ऑपरेटिंग लीज की ही हेडिंग है, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट बता रहा था, यानी अकाउंटिंग, वो हो गई। अब उसके डिस्क्लोजर्स ये नोट कर रहे हैं, चलें जरा आराम आराम से नोट करिए। ये मिटा दूं?
डिस्क्लोजर्स ऑपरेटिंग लीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बुक्स ऑफ लेसर और उसके डिस्क्लोजर। अच्छा, अब इसमें ना एक सिंपल सी कैलकुलेशन आती है, आसान सी, उसको कहते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। यानी इसका जो नोट होगा उसके अंदर एक चीज आ रही होगी, इसको मैच्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। है? तो समझ नहीं आई बात, तो क्या करूं? आज कम पढ़ा दो। अरे मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस करानी है आज, बहुत सारी कैलकुलेशन होनी आज। क्या जी? है? पूछा है कुछ? अच्छा, डिस्क्लोजर्स में एक कैलकुलेशन होती है, उसको कहते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा, इसमें ना ये हरे हरे में आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं बात। इट इज इंक्लूडेड ये वैसे ही आपके नॉलेज के लिए एक बात लिखी है कि ये जो इसका नोट है, ये छोटा सा नोट है, ये एक लिस्ट बनाऊंगा बस, आसान सा नोट है। ये जो अंडरलाइंग एसेट का अपना नोट बन रहा होगा, जैसे अगर बिल्डिंग किराए पे दी है तो उस बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बन रहा होगा अपना अलग से, FAR 1 में पढ़ा होता। और अगर प्लांट मशीनरी गाड़ी ये किराए पे दी हैं तो फिर PPE का नोट बन रहा होगा। तो जो अंडरलाइंग एसेट है उसका जो अपना नोट बन रहा है, जहां इतने सारे पैराग्राफ आते हैं, तो ये पैराग्राफ ये भी आ जाएगा। है ये IFRS 16 का नोट, लेकिन अंडरलाइंग एसेट का जो अपना नोट होगा उसमें एक पैराग्राफ इसका भी आ जाएगा। अब रही एग्जाम की बात, एग्जाम में हो सकता है आपको सिर्फ लीजिस टेस्ट हो, ये चीजें ही ना हो, और आपको कहा हो कि नोट बना दें, तो बस आप सिंपली लिखना कि नोट और उसके नीचे ये बना देना। किससे बातें कर रहा हूं मैं? सबको बता रहा हूं। असल में अंडरलाइंग एसेट का जो अपना नोट है ये उसी का हिस्सा होता है एक पैराग्राफ के तौर पे, लेकिन एग्जाम में आपको ये उनके साथ नहीं मिक्स पूछा होगा। वैसे लीज का ही सवाल, लीज का सवाल वैसे ही सेपरेट होता है, तो उसमें अगर नोट कहा हो तो बस आप नोट की हेडिंग दें और उसके नीचे ये लिख दें। तो इस ऑपरेटिंग लीज के नोट में एक बनता है मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें बताते हैं टोटल लीज पेमेंट्स आर रिसीवेबल as follows: year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, more than 5 years. और इनका टोटल जस्ट एक लिस्ट होती है मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें बता रहे होते हैं द लीज पेमेंट्स आर रिसीवेबल एज फॉलोज ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और मोर देन 5। ये क्या साइंस है, ये मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि आपने करना क्या है। करना आपने ये है कि यहां पर आपने लिखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ईयर एंड पे, तो जिस ईयर एंड पे खड़े होंगे वहां से आगे देखना है, यानी जितनी रिमेनिंग लाइफ रह गई ना वो देखना है, और उस रिमेनिंग लाइफ में जो पैसे मिलने हैं, जो इनकम बननी है नहीं कह रहा, जो पैसे मिलने हैं, जो कैश मिलना है, वो यहां दिखाया जाता है। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड
इन फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख दूँ आपको, अगर काम की लगे तो। ये क्या किया मैंने, रेंट इनकम वाली अमाउंट नहीं लिखनी है, जो पैसे मिल रहे हैं ना वो लिखनी है। मिसाल के तौर पे अभी जो सवाल अभी डिस्कस किया, अगर 2000 अभी जो होमवर्क डिस्कस किया है, अगर 2021 के नोट बना रहे होते तो उसके मैच्योरिटी एनालिसिस में कितने साल बाकी रह गए हैं? 2। अब वो जो 2 साल बाकी रह गए हैं उनमें जो 2022 में पैसे मिलने हैं वो यहां लिखेंगे और जो 2023 में मिलने हैं वो यहां लिखेंगे। यानी इस सवाल का अगर 2021 का नोट रिक्वायर्ड होता तो आप यहां पर बताते ईयर 1 95,000 और ईयर 2 160,000। 75 क्यों नहीं? वो तो मिल गया ना, हम बता रहे हैं कि अभी क्या मिलना है। तो जो ईयर एंड से आगे बात रह गई है वो कैश लिखना है, इनकम नहीं। यानी यहां पर मैंने वो नहीं लिखा वो 177 वगैरह, जो कैश मिलना है ना वो लिखना है। अच्छा, अगर 2021 के एंड पे खड़े हैं और लीज के अभी 7 साल बाकी हैं तो 22 वाला पैसे 23, 24, 25, 26 और अगले दोनों को ऐड करके ये, यानी ईयर वाइज बताना है, ईयर 1 से लेके 5 तक। और उसके बाद अगर और भी साल रहते हैं तो उनको मोर देन 5 कह के इकट्ठा कर देना। और अगर 5 से कम रहते हैं तो बस जितने रहते हैं उनकी लाइनें आ जाएंगी। और ये बात फिर बता रहा हूं, इसमें हमने बताने हैं जो पैसे मिलने हैं, जिसको हमने इनकम बनाना है वो नहीं, जो पैसे मिलने हैं वो है। तो ईयर एंड पे खड़े होके ईयर वाइज ब्रेकअप देना है जो कल को कैश मिलना है। ये होता है मैच्योरिटी एनालिसिस, ये ऑपरेटिंग लीज का नोट होता है। जो कल क्लास में सवाल किया था वही, जिसमें मैं बार बार डेट्स बदल रहा था, कल या परसों पता नहीं, परसों, कल 2021, 2022, 2023 कैश था मेरे ख्याल में 140 और 340 और 180, और इसकी इनकम एक साल की क्या बनाई थी 220। तो अगर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हो तो उसके नोट के मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या आएगा? ईयर 1 के सामने 340 और ईयर 2 के सामने 180। 220 नहीं आना, जो पैसे मिलने हैं ना वो बताना है। ये मैच्योरिटी एनालिसिस होता है, बस ये इसका डिस्क्लोजर है। ऑपरेटिंग लीज खत्म जी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी आगे फाइनेंस लीज में चलेंगे ना तो उसमें बताऊंगा, ऐसा हो सकता है कि लेसी के साथ हमने तय किया हो कि 2022 में पैसे लेने, 23 में कोई पैसे नहीं है, 24 में कोई पैसे नहीं है, 25, 26, 27, 28 में हैं, तो बस जिसमें नहीं है उसमें कोई नहीं आएंगे। यानी ईयर एंड पे खड़े होकर देखना है अब जो रिमेनिंग लाइफ रह गई है उसमें एक एक साल की फिगर बतानी है। जिस साल में कोई पैसा नहीं है उसमें वो जीरो आ जाएगा। चलें, कर रहे हैं, नोट कर लें। ये नोटेड। अच्छा, अब ना एक आप खुद ही अपने अल्फाज में एक बात लिख लें, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या किया था। तो आप एक बात लिख लें कि मैं अभी ना ये लीजिस की ब्रेक लगा के, आपने क्यूएम में डिस्काउंटिंग पढ़ी होगी, उसकी रिवीजन करा रहा हूँ, वो फाइनेंस लीज में काम आएगी। तो अभी मैं लीज को ब्रेक लगा के डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर फाइनेंस लीज स्टार्ट कराऊंगा।
अभी लीज की ब्रेक लगी है क्यूएम में पढ़े हुए डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए, फिर दोबारा रिज्यूम करूंगा लीजेस, क्योंकि वहां डिस्काउंटिंग काम आनी है बहुत, इसलिए मैं इसको ब्रेक लगा के तो आपके बचपन की यादें ताज़ा करने लगा। क्यूएम पढ़ा था किसी दौर में, हो सकता है 3-4 साल हो गए किसी को, तो उसमें जो डिस्काउंटिंग पड़ी थी 6 महीने साल चले डिस्काउंटिंग रिवाइज करा रहा हूं। ये फाइनेंस लीज में काम आती है बहुत, तो इसलिए हम इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं। ये लीजेस को भी ब्रेक लगा दी है, ये लीज नहीं, मतलब ये IFRS 16 नहीं है, ये मैंने IFRS 16 को ब्रेक कर दिया। अभी हम डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, फिर रिज्यूम करेंगे IFRS 16। सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, ये तो खैर FAR 1 में, IS 36 में भी करते रहे हैं, वैल्यू इन यूज निकालते हुए। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? जिस फिगर को डिस्काउंट करना है, आगे मल्टीप्लाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर n या -n? -n। चले जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। सवाल लिखें। $64,000 है, कर लें नोट कर लें। नोटेड। 64,000, 64,000 पेएबल आफ्टर 4 years, 4 साल बाद पे करना है। डिस्काउंट रेट है 12%, 12%। प्रेजेंट वैल्यू बताएं दोबारा। 64,000 है, पेएबल आफ्टर 4 years, डिस्काउंट रेट है 12%। प्रेजेंट वैल्यू बताइए। हाँ जी, 40673। चलें, सही है जी, सबके कैलकुलेटर सही है। चलें आगे चलते हैं। अब ये तो सी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग है, तो FAR 1 में भी आपने काफी की है। लीजेस में जो मेनली रिवाइज कराने के लिए मैंने टॉपिक खोला है, एन्युटी डिस्काउंटिंग। एन्युटी क्या होती है भाई? एन्युटी सीरीज होती है, एक जैसे कैश फ्लोज होते हैं और वो भी रेगुलर। तो एन्युटी एक सीरीज होती है, इज अ सीरीज ऑफ इक्वल रेगुलर कह लें, पीरियोडिक कह लें, कैश फ्लोज, इसको एन्युटी कहते हैं। इसमें है 3 सिनेरियोज। एक सिनेरियो है कि चूंकि हर पीरियड में कैश आ रहा है, तो जो हर पीरियड का कैश है वो उस पीरियड के एंड पे अकर हो रहा है। कैश फ्लो अकर एट एंड ऑफ ईच पीरियड। इसके लिए ना आपको सवालों में एक टर्म लिखी मिल सकती है, एरियर्स, कि फलाना कैश फ्लो है वो पेबल इन एरियर्स है। तो उसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे अगर 4 साल हैं और हर साल 5-5 हजार रुपए मिलना है, तो इस सिनेरियो का मतलब है कि ईयर 1 वाला 5,000 कब मिलना है? ये शुरू है, ये एंड है, यहां मिलना है। तो यहां मिलना है 5,000 नीला वाला। ईयर 2 वाला 5,000 ईयर 2 के एंड पे यहां, ये लाल वाला 5,000 यहां मिलेगा। हरा वाला 5,000 ये इधर एंड पे, यहां पर हरा वाला 5,000 मिलेगा। और काला वाला 5,000
ये इधर एंड पे। ये मुराद है इससे कि एन्युटी है। अब जैसे मैंने मिसाल ली है 4 साल है तो हर साल में 5-5 हज़ार जनरेट हो रहा है, तो ये एन्युटी है, सीरीज है। और पहला सिनेरियो ये बनाया है कि हर साल का कैश फ्लो उसके एंड पे अराइज हो रहा है। अब अगर हम इस सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट मतलब आज, यानी इस पूरी सीरीज का ये स्टार्ट, अगर हम इन सारे कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यह है कि इसको वैसे डिस्काउंट कर लें पावर 1 के साथ, इसको वैसे डिस्काउंट कर लें पावर 2, इसको वैसे डिस्काउंट कर लें पावर 3, इसको वैसे डिस्काउंट कर लें पावर 4 और चारों आंसर्स को ऐड कर दें। एक ये तरीका है। एक तरीका यह है कि डायरेक्ट एक फार्मूला लगाएं और उसका जो आंसर आएगा वो इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल आ जाएगा। और मिसाल ले लेते हैं कि डिस्काउंट रेट 10% है, तो फार्मूला है R1 माइनस प्लस क्या 1 प्लस I पावर -n ओवर I। ये है इसका फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर ये जो मैंने इसको यूज करना है ना, तो मैं इसमें R तो खैर कैश फ्लो ही है, n मैं कहता हूं नंबर ऑफ कैश फ्लोज टू बी डिस्काउंटेड, मैं इसको कहता हूं n, और I से मुराद है डिस्काउंट रेट पर पीरियड। क्योंकि आपको ना सवाल में जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा वो बाय डिफॉल्ट एनुअल होता है। अगर तो ये कैश फ्लो जो मैंने सामने मिसाल बनाई है ये ईयर है तो फिर तो ठीक है, ये आई यही वाला एनुअल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये 6-6 महीने की कैलकुलेशन हो रही है, क्वार्टर की कैलकुलेशन हो रही है, तो इस फार्मूले के अंदर जो आई है वो डिस्काउंट रेट पर क्वार्टर, डिस्काउंट रेट पर 6 महीने वाला होगा। तो जो भी सवाल के अंदर पीरियड है, डिस्काउंट रेट है पर दैट पीरियड, पर क्वार्टर, पर मंथ, पर 6 मंथ्स, जो भी पीरियड इस सवाल के अंदर यूज हो रहा है। तो इस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ये। और अगर इसमें डाटा पुट करें तो आंसर क्या बन गया 5000। आगे 1 माइनस, ये मैंने मिसाल रखी है 10%, 1 प्लस 10% पावर -4, 10% 15849। ये है जी एन्युटी डिस्काउंटिंग का पहला सिनेरियो कि जिस पीरियड का कैश है उस पीरियड के एंड पे अराइज होगा। तो इस पे फार्मूला लगेगा और इस फार्मूले का आंसर वो इन सारे कैश फ्लोज की टोटल करके प्रेजेंट वैल्यू दे देगा। सवाल लिखें, इसको नोट कर लें फिर। अच्छा, वो जो बच्चे इस कैंपस में पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, यहाँ पहले नहीं आए हुए, तो जुम्मे का ना हिसाब किताब ये बनता है कि अगर आपकी इससे पहले कोई क्लास नहीं होती है तो भी, और अगर होती है तो भी, इसके अलावा और हल नहीं है। ये गुंग महल वाली मस्जिद में ना 1 बजे जमा होता है, तो वो पढ़ेंगे तो फिर आप FR2 की क्लास में पहुंचेंगे। इसी वजह से मैं पहले क्लास FR1 की पढ़ाता हूँ, तो मैं वो 20 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। तो जो लोग पहली दफ़ा आए हैं इस कैंपस के अंदर, जुम्मे की तरतीब जो होगी वो गुंग महल वाली मस्जिद। हाँ, अगर किसी का कोई बहुत शदीद किस्म का कोई मसलकी इख्तलाफ है तो ठीक है, फिर वो जैसे मर्जी कर ले। लेकिन अगर नहीं है तो गुंग महल वाली मस्जिद में 1 बजे जमा होता है, वो पढ़ेंगे तो FR2 की क्लास शुरू होगी। वो नोटेड हैं जी? कौन सी, कहाँ है? नहीं तो उनसे कहें ना कि जी हमारा है। नहीं, आप जाके उधर मिस रूज से बात करें, कोऑर्डिनेशन में बात करें। ये तो मैं भी तो क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ ना, तो ये तो कोई बात नहीं, आप जाके बात करिए, रिक्वेस्ट करिए। कितने लोग हैं आप में से? अच्छा, ये बशर्ते के जुम्मा भी पढ़ते हो हैं? नहीं, अल्लाह की तरफ से खैर ही होगी, इसमें आप फिक्र ना करें, आप छोड़ के पढ़ें। लेकिन आप बात करिए जाके
और बाकी कोई बच्चे नहीं होते जिनकी कोई और क्लास होती? अच्छा, नहीं, आप उधर कोऑर्डिनेशन में बात करें हैं 1 बजे के बाद ना, तो वो तो फिर टाइम निकल गया ना, 1 बजे जमा होता है। वो ये नोटेड, सवाल लिखिए 4500 payable at end of every year for 3 years. 4500 है पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 3 साल, और डिस्काउंट रेट है 11%, 11%। बताइए प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, कितना? 10,997, बिल्कुल ठीक है। और लिखें 3,000 हैं, क्या कह रहे हो? अरे वाह यार, 3,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 months, 3,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर 5 years। डिस्काउंट रेट है 18%। 3,000 पेएबल एट एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर 5 years, डिस्काउंट रेट 18%। बताएं प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, 13,482 एक जज्बाती आंसर है। 19,253, 3,000 1 - 1 + 9%। मैंने कहा था कि रेट एनुअल दिया होता है, ये 6 महीने वाला कैश फ्लो है, तो साल में कितनी दफा 6 महीने आते हैं? हाँ, तो उसको आधा करना पड़ेगा, तो 6 महीने के लिए 9% हो जाएगा। और 5 साल में कितने कैश फ्लोज बनेंगे? 10, तो पावर 10। रेट आपको बाय डिफॉल्ट एनुअल दिया होगा। चलें, ये एरियर्स वाली बात काफी है। दूसरा सिनेरियो, कैश फ्लोज जिस पीरियड से रिलेट कर रहे हैं उस पीरियड के स्टार्ट पे अराइज हो रहे हैं। जिस पीरियड से रिलेट कर रहे हैं उसके स्टार्ट पे अराइज हो रहे हैं। इसके लिए ना
एडवांस का नाम इस्तेमाल होता है, ये एडवांस है। जिस पीरियड का कैश फ्लो है उस पीरियड के स्टार्ट पे अगर मैं वही ये नीली लाल हरी काली फिगर लूं तो मिसाल के तौर पे जो नीला वाला 5,000 है वो अब कब अराइज हो जाएगा, ये ईयर 1 है, यहां से लेके यहां तक इधर, तो नीला वाला 5,000 इधर आ जाएगा, लाल वाला 5,000 ये ईयर 2 के स्टार्ट पे, हरा वाला 5,000 ईयर 3 के स्टार्ट पे, और काला वाला 5,000 ईयर 4 के स्टार्ट पे। अगर अब भी रेट डिस्काउंट 10% ही रखें तो कैश फ्लोस तो अब भी 4 हैं, तो इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू वही बनेगी, है तो वही 4 साल है, वही लाल हरा काला है। तो ये जो 5,000 है ना, ये बेशक ये ईयर 1 का है, लेकिन ये तो ऑलरेडी शुरू में अभी के ऊपर आ जाएगा, तो इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू होगी ही 5,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर्स से नहीं है, टाइम लाइन से है। वरना मैंने दोनों में 4 साल बनाए, दोनों के अंदर हर साल का 5,000 है, लेकिन फर्क पड़ रहा है कि साल का 5,000 तो है, लेकिन साल के एंड पे आ रहा है कि शुरू में आ रहा है, तो टाइम लाइन का फर्क पड़ जाएगा। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर नहीं, डिस्काउंटिंग का ताल्लुक टाइम लाइन से। इसलिए अब मैं यहां पर भी ना पॉइंट ऑफ टाइम लिखता हूं। जैसे इस मिसाल के अंदर हमने अगर यहां स्टार्ट करना था तो स्टार्ट होता है 0। अब यहां से स्टार्टिंग है, जब 1 साल गुजर जाएगा ये 0.1 है, 2 साल गुजरा ये 0.2 है, 3 साल गुजरा ये 0.3 है, 4 साल गुजरा ये 0.4 है। ये 4 ईयर 4 नहीं लिखा हुआ मैंने, ये टाइम लाइन है, एक एक साल के पॉइंट्स लगाए हैं, तो ये 0.4 है। जो कैश फ्लो यहां है उसको डिस्काउंट करने के लिए पावर 4 रखनी पड़ेगी। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक टाइम लाइन से। इसी तरह से यहां पर भी अगर टाइम लाइन लगाएं तो ये है 0 1 2 3 4। अब देखिए दोनों मिसालों में फर्क, ये जो काला वाला 5,000 है, ये दोनों आएंगे नजर, ये जो काला वाला 5,000 है ये है ईयर 4 का ही, लेकिन इस मिसाल के अंदर वो प्लेस्ड भी टाइम 4 पे है, और इस मिसाल में बेशक ये 5,000 किस ईयर से रिलेट कर रहा है, ईयर पहचान ईयर 4 का है, लेकिन टाइम लाइन पे किस पॉइंट पे प्लेस्ड है, 0.3 पे है। तो इसलिए इन दोनों की डिस्काउंटिंग में फर्क होगा। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर से नहीं है, टाइम लाइन से। तो इसमें यहां पर जो पॉइंट्स प्लेस थे 1 2 3 4 के ऊपर 5,000 प्लेस थे, जबकि यहां पर यही 5,000 0 1 2 3 पे प्लेस्ड है। अब जब इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे तो नीले वाले की डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसकी पीवी कितनी होगी, ये 5,000 ही होगी, लेकिन बाकियों के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस मिसाल में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक आर एज इट इज आ जाएगा, और अब जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए वही फार्मूला लगेगा। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि पहला वाला आर एज इट इज, बाकी जो रह गए इनके लिए वही फार्मूला। और मैंने एन किसको डिफाइन किया हुआ, नंबर ऑफ कैश फ्लोस जिनको डिस्काउंट करना है। तो इनमें से इसको तो डिस्काउंट ही नहीं करना, तो कितनों को करना है, तो पावर 3। इसलिए इस मिसाल को सॉल्व करेंगे तो एक 5,000 आ गया एज इट इज, उसके अलावा बाकी डिस्काउंट करने वाले रह गए 3, 1 + 10% पावर -3, 17434। नोटेड। चले सवाल लिखे, 8,000 रुपए पेएबल, 8,000 रुपए पेएबल एट एंड नहीं एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 महीने फॉर 5.5 साल।
जिनको साढ़े का मतलब नहीं आता, 5.5 यू नो 5.5, तो 8,000 एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 months फॉर 5.5 years, और डिस्काउंट रेट है 14%, 14%। प्रेजेंट वैल्यू बताएं। डिस्काउंट रेट मैंने 14% बताया है। सिक्स 4,189 बिल्कुल ठीक है। एक 8,000 एज इट इज, और 5.5 साल में 6 महीने के हिसाब से 11 कैश फ्लोज बने, एक ये रहा, तो बाकी रह गए 10। 1 - 1 + 7%, क्योंकि 14% साल का है, -10 है। 5.5 में टोटल 11 कैश फ्लोज बनते हैं, लेकिन एक ये है ना, 5.5 साल में टोटल 11 कैश फ्लोज बने ना, 6 महीने के बाद 5.5 साल के अंदर, देखिए हर साल में 2 कैश फ्लोज हैं, तो 5.5 साल में 11 कैश फ्लोज हो गए, एक ये है, तो बाकी 10 हैं जिन्होंने डिस्काउंट होना है। ओके चले जी, इसकी लास्ट सिनेरियो। डिलेड एन्युटी, इसको गैप एन्युटी भी कह सकते हैं, डिलेड एन्युटी। अच्छा, अब जिन लोगों ने नोट करना है, मैंने ना इधर थोड़ी जगह छोड़ी है, इधर अब देखें, वही कलर भी वही रखे मैंने, अभी भी वही 4 कैश फ्लोज हैं, अभी भी ये सीरीज है, एन्युटी है, लेकिन अब फर्क ये है कि ये ईयर 1 नहीं है, ये ईयर 6 है। इन दोनों में कॉमन बात क्या थी? इन दोनों में कॉमन बात क्या थी कि पहले साल से ही कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ईयर 1 के स्टार्ट में है या एंड में है, लेकिन ईयर 1 से ही आना शुरू हो गया। यहां पर यह है कि ईयर 1 में नहीं है, बाद में कभी जाके कैश फ्लो आ रहा है। तो अब यहां पर मैंने वही 4 साल रखे हैं, लेकिन अब ये ईयर 1 2 3 4 नहीं है, अब ये ईयर 6 7 8 9 है। तो जब इनकी डिस्काउंटिंग करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट तो 0 ही है, तो इसलिए इसको खींच के हम 0 तक तो लाएंगे। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चूंकि एन्युटी है, इसलिए फार्मूला तो यही वाला ही लगेगा। अब जब यही वाला फार्मूला लगाएंगे इस पे, 1 - 1 + 10%, ये वही 10% वाली मिसाल। पावर क्या रखूं, 4 या 9? क्यों? क्योंकि कैश फ्लोस तो 4 ही हैं, तो पावर अभी भी -4 ही आएगी। क्या आंसर निकलेगा? अरे निकाला हुआ है ना ऑलरेडी यार, वो है ना 15849। तो अब ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, है? प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन फार्मूला तो ये प्रेजेंट वैल्यू का लगा है। नहीं, तो ये फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का है।
लेकिन फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का है। लेकिन फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का है। लेकिन फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू का है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का नहीं है, ये तो प्रैंक हो गया आपके साथ। ये जो फार्मूला है ना, कैमरे को देख के हाथ हिलाते, ये तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का नहीं है। हो सकता है किसी बुजुर्ग ने बनाया तो प्रेजेंट वैल्यू सोच के बनाया हो, लेकिन ये फार्मूला कर क्या रहा है? ये फार्मूला ये कर रहा है कि जब ये किसी सीरीज के ऊपर फार्मूला लगता है तो ये इन सबको इकट्ठा करता है पॉइंट के ऊपर, इन सबको इकट्ठा करके एक टोटल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। और वो जो एक वैल्यू होती है वो टाइम लाइन के ऊपर पहले कैश से एक पॉइंट पीछे आती है। इस फार्मूले का काम है, क्योंकि ये नॉर्मल हालात का फार्मूला है, तो इस फार्मूले का काम है इन सारे कैश फ्लोज को इकट्ठा करना और वो इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लाना। और वो एक पॉइंट कौन सा? इस सीरीज के पहले कैश से एक पॉइंट पीछे। इस मिसाल में चूंकि वो एक पॉइंट पीछे 0 ही था तो इस आंसर को प्रेजेंट वैल्यू कह दिया। इस मिसाल में जब यही फार्मूला लगाएंगे तो जो आंसर निकला वो आंसर इन 4 फिगर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा है और वो कर रहा है इससे एक पॉइंट पीछे। अब चूंकि ये 0 नहीं है इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन इस फार्मूले ने अपना काम किया है, इसने इस पूरी सीरीज के कैश को इकट्ठा करके एक जगह जमा किया है। तो चलो हम खुद ही इसको प्रेजेंट पे ले जाते हैं। अब ये जो 15,000 की फिगर बन गई है ये स्टिल एनविटी है। 15,000 15,000 15,000 15,000 नहीं, अब ये एक अमाउंट बन गई है। तो हम इस एक अमाउंट को सिंगल अमाउंट डिस्काउंट करके 0 तक दोबारा ले जाएंगे। अब हम करेंगे 15,849 को 1 + 10% पावर 5। अब हम इसको 5 साल पीछे ले जाएंगे, 984। ये है इनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो डिलेड एनविटी में क्या है कि आपको पहले एनविटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, उस फार्मूले से जो आंसर आएगा वो पहले कैश से एक पॉइंट पीछे प्लेस होगा, फिर उसको दोबारा 0 तक उठा के ले जाना पड़ेगा, तो उसमें डबल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये होता है डिलेड एनविटी। अभी कौन सी क्लास है आपकी मेरे अलावा? है अभी कोई क्लास नहीं है ना? नहीं है ना? अरे कॉस्ट के अलावा हाँ नहीं है। चलें जिसे जाना चला जाए उठ के, बाकी जो है ना वो बैठे, कुछ 10-12 मिनट में छोड़ता हूँ आपको। कोई बात नहीं, मर रहने दें उनको, बाहर खड़ा रहने दें, कोई बात नहीं। ये नोटेड? अच्छा, ये डिस्काउंटिंग हो गई पूरी बात। कल मैं इसकी ना फाइनेंस लीज कराऊंगा और ये सारा अब कल से जो है वो सारा इस्तेमाल होना है। फाइनेंस लीज में डिस्काउंटिंग, एनविटी, डिस्काउंटिंग, ये सारी इस्तेमाल होती है। तो कल से फिर लीजेस को मैं रिज्यूम करूंगा। अच्छा, ये हमारी आज 7वीं क्लास थी और स्टिल मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं कुछ 3-4 क्लासेस पहले बात कर रहा हूँ, लेकिन रमज़ान का महीना है तो मैं इसको ना मज़ीद डिले नहीं करना चाह रहा। जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, जो मेरे बारे में जानते हैं या सुन रखा है, उनको तो चलो आइडिया है। जो मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं, मुझसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, उनको 1-2 सोचें, 1-2 सवाल देता हूँ। आप की जो इस वक्त एवरेज एज है वो तकरीबन कोई 20 साल के आसपास है। कोई 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप मोस्टली जो बच्चे हैं तकरीबन 20 साल आपकी एज है। इसके बाद जो पाकिस्तान में एवरेज एज है, कितना कुछ साल और ज़िंदगी बाकी है अभी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 40-50, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। को बहुत बोनस में अगर निकल गया तो निकल गया, लेकिन वो भी जो ऊपर लाइफ निकलेगी वो मज़े की लाइफ नहीं होगी। वो बच्चे भी टेंशन में, वो बाबे और वो खुद भी टेंशन में। तो रिमेनिंग सही मानों में जो यूजफुल लाइफ है आपकी वो मुश्किल से कोई 40-45 साल है। ये भी मैंने ज़्यादा कही है वैसे। अच्छा, ये जो 40-45 साल की लाइफ आपकी बाकी है, जिसमें आपकी ऑब्वियसली मैरिड लाइफ भी है, उसमें फैमिली, अल्लाह करे जल्दी जल्दी शादियां हो आपकी, तो आपकी पूरी फैमिली लाइफ है। उसमें अभी आप हैं औलाद और आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां, कुछ खुद साख्ता जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ मजबूरन जिम्मेदारियां भी हैं आप लोगों की नाअहलियों की वजह से। वो जिम्मेदारियां अभी आपके पेरेंट्स के पास हैं, लेकिन आप जब इस खुद पोजीशन में आ जाएंगे, आप
पेरेंट्स की पोजीशन में होंगे, या एक शौहर एक बीवी की पोजीशन में होंगे, या आपके वालिदैन जो हैं वो अपनी वर्किंग लाइफ से बिल्कुल रिटायरमेंट में होंगे, तो फिर आप पे जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। और उनमें आपने क्या करना होगा, आपने अपनी उन जिम्मेदारियों को कोशिश करनी होगी कि आसानियां बने, आप आसाइशें इकट्ठी करें। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं आगे सीए, और तकरीबन तकरीबन सबका एक ही मोटिव है कि आपका जो अगला फ्यूचर है वो बेहतर हो जाए। ऐसे ही है ना? अच्छा, फ्यूचर बेहतर हो जाए, डिफाइन बेहतर हो जाए, तो क्या मतलब बेहतर हो जाए? अच्छा फ्यूचर, क्या अच्छा फ्यूचर है? पैसा, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा पैसे से? है? हाँ जी, पैसे से क्या? सीधे सवाल पूछ रहा हूं यार, पैसे से क्या होगा? है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, ख्वाहिशें पूरी होंगी। अच्छा, ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो जाएंगी, ज्यादा आसाइशों के साथ पूरी हो जाएंगी। क्या इज्जत? ना 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 ना, इज्जत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सीरियसली इसका इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। अभी छोटे बच्चे, यहाँ बड़े होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है तो आप इज्जत ही को सही नहीं समझते हैं, आपको इज्जत ही की डेफिनेशन नहीं पता अगर आप समझते हैं कि पैसे से इज्जत है। अच्छा, पैसे से क्या होगा? आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अच्छा वो जबरदस्ती नहीं, जिसने जाना है जाए, है FR2 खत्म करा दिया मैंने, जिसने जाना है जाए, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों की सारी एफर्ट, अच्छा आप लोग क्या, हम सब, हम ये जो सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, एफर्ट किस लिए हो रही है? कि आपका फ्यूचर अच्छा बन जाए, आपका करियर अच्छा बन जाए। और उस अच्छे को भी आपने डिफाइन क्या किया है? जिसमें पैसे होंगे। अच्छा, पैसे होने से क्या होगा? ख्वाहिशात पूरी होंगी, और उन ख्वाहिशात में मजा, सुकून, खुशी, राहत, ये चीजें शामिल हैं। क्या ऐसा दुनिया में होता है कि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाएंगे, चले मैं सीए की बात कर लेता हूं, तो आप सीए बन जाएंगे तो फिर आप उसके बाद बादशाह सलामत होंगे, और आप एक जगह बैठे होंगे, आराम से हुक्म चला रहे होंगे, और सब आपके आगे पीछे गुलाम हैं, बिल्कुल जिंदगी सुकून, सब आपका हुक्म मानने के दौड़, आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा होगा? ऐसा होगा? अच्छा बेटा, पता नहीं किसने आपको क्या समझा के यहां भेज दिया है। अच्छा, आप कोई ना कोई मेहनत, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, और मैं सिर्फ एक बाप की बात नहीं कर रहा, माँ की जिंदगी भी देख लें आप लोग। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो आप उनकी जिंदगी देख, ऑब्जर्व करके देखिए, तो मेरे ख्याल में शायद 24 घंटे का काम है, शायद। छोटा बच्चा बिल्कुल होगा तो वाकई 24 घंटे का काम है, वरना तकरीबन, और ये माँ बाप अफोर्ड नहीं करते बीमार होना, तो जिंदगी तो और मसरूफ हो जाएगी, ये तो और ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे। और टर्म थोड़ी सख्त है, लेकिन लिटरली ऐसा होगा, आप जाएंगे तो पता लगेगा, गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी आपको, गधे की तरह। और जिसको आप अभी अपनी आसानी सोच रहे हैं कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ख्वाहिशात पूरी करने का मौका मिल जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप मजीद मुश्किलों के अंदर फंसते जाएंगे। ये होगा, ये रियलिटी है। आप अपने बड़ों को देख लीजिए, आपकी लाइफ ज्यादा मजे में है आपके बड़ों से। आपके पास वक्त है, उनके पास वक्त नहीं है। उनके पास वो टेंशन है जो आपके पास टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने जाना है ना वो चला जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मेरी वजह से शर्मा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जिसने जाना है उठ जाए। बाकियों की वजह से घबरा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी की क्लास भी तो हो सकती है, तो ये थोड़ी को करेगा कि देखो उठ के चला गया, नहीं उठना। अच्छा, तो ये जो अगली लाइफ है जिसमें मजीद मुश्किलें ही होने वाली हैं, नहीं मुश्किलें नहीं मैं कहता, मजीद मेहनत ही होने वाली है, तो क्या आसाइशें नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, दुनिया का कुदरती निज़ाम है, आप कारोबार करें या नौकरी करें, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा प्रोफेशन है जो आपके अभी लिविंग स्टैंडर्ड को एक सर्टेन लेवल की इंक्रीज दे देगा, बिल्कुल आसाइशें बढ़ेंगी। लेकिन क्या वो आसाइशें वाकई इंटरटेनिंग होंगी, वाकई जिंदगी में मजा होगा? नहीं। ये आप लोग जिंदगी गुजारेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद क्या होगा? आप 40-45 साल गुजार लिए, उसके बाद क्या हुआ? मर गए। ये मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है कि मर जाएंगे। अच्छा, आप में से ये जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, किसी के पास कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड है दुनिया में जब आए हैं और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हो, फरिश्ते ने साइन किए हो कि मैं फलानी तारीख पाऊंगा, दे लें दोबारा? नहीं है। ओए होए, ये एक और मसला आ गया। ये कंफर्म बात है कि मरना सब ने, ये कंफर्म बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट है तो मरेगा तो पता लग जाएगा, मरना सब ने। पास्ट में जितने भी कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, जो कोई बहुत बड़ा बादशाह भी था, एंड क्या हुआ? मर गया। कोई बहुत जबरदस्त किस्म का पहलवान था, बहुत ताकतवर तरीन पहलवान था, एंड क्या हुआ? मर गया। कोई बहुत ही गरीब परेशान इंसान था, बहुत तकलीफों में था, उसकी जिंदगी को देख के लोग तरस खाते थे कि इस बेचारे की क्या जिंदगी है, एंड क्या हुआ? मर गया। तो जो मर्जी आप कैरेक्टर पास्ट में उठा के देख लीजिए, अपनी फैमिली में देख लें, किसी के पड़ दादा जिंदा है अभी? है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जिंदा है? नहीं, दादाजी होंगे मुश्किल से, शायद किसी के माँ बाप के दादा दादी हों, शायद
और वो भी जिस हालत में बेचारे होंगे उन पे तरस ही आता होगा। तो मरना तो सबने है, यहां पर भी स्टोरी खत्म नहीं हो रही, उसके बाद दोबारा जिंदा होना है। अच्छा, जब दोबारा जिंदा होना है तो उसके बाद किसी ने मरना नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है या तो हमेशा हमेशा की जन्नत या हमेशा हमेशा की दोज़ख। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाँ, वो एक और लंबा रास्ता है कि क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे और जिसके 50 नंबर ना आ सके, फेल हो गया, लेकिन हुआ ईमान वाला, ये शर्त है कि वो ईमान वाला हो। गुनाह बहुत ज्यादा थे, अमाल नामा बाएं हाथ में मिल गया, दोज़ख में डल गया, वो एक बहुत अरसा गुजारने के बाद फिर अल्टीमेटली जन्नत में वापस आएगा तो आएगा। अदरवाइज अगर उस लंबे रूट को छोड़ दें तो या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की दोज़ख है। इसका फैसला किस बात पे होना है? पर्चियां निकलेंगी, लकी ड्रॉ होगा, है, जिसकी किस्मत में हुआ उसको जन्नत मिल जाएगी, जिसकी किस्मत में नहीं हुआ उसको नहीं मिलेगी, नाइंसाफी हो जाएगी शायद, है, सिफारिशें चल जाएंगी। वो फैसला होगा आपकी मेरी इसी दुनिया की जिंदगी की बुनियाद पे। अच्छा, अब आप अपनी भी और अपने पेरेंट्स की भी, अब आपकी तकरीबन 20-20 साल उम्रें हो गई हैं, अपने पेरेंट्स की भी, क्योंकि आप अगर अपनी मेमोरी देखें ना तो आपको को 12-13 साल पुरानी तक की चीजें याद हैं। 5-6 साल की उम्र में तो शायद आपकी मेमोरी नहीं अभी जिंदा होगी, लेकिन उसके बाद आपको 5, 6, 7, 8 इतनी एज ग्रुप की चीजें आपको याद है। तो अपनी इस 13-14 साल की मेमोरी को जो है वो टटोल के देखें, अपने पेरेंट्स की जो लाइफ, अच्छा मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल जो पेरेंट्स की मेहनतें हैं, आप स्कूल से छुट्टी करते थे तो आपकी पिटाई लगना, होमवर्क ना करने पे मार पड़ना, स्कोर कम आया उस पर मार पड़ना, टीचर के लिए ट्यूशन अरेंज करना, उधर जाना, यहाँ आपको लाहौर पढ़ने के लिए भेजना, ये सारी की सारी मेहनत आपके पेरेंट्स की भी और आपकी भी किस लिए हो रही है? अच्छा फ्यूचर बना ले। और फ्यूचर किसको कह रहे हैं? ये जो अगले 35-40 साल हैं। अच्छा, ये जो अगले 35-40 साल हैं ना, ये पता नहीं है कि नहीं है। एक, वैसे तो बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स की मिसालें हैं, लेकिन एक दो जो मैं जब भी ये बात करता हूं तो मुझे वो बंदा याद आ जाता है। फरवरी 2020 में ये जो कैफ अटेम्प्ट मार्च में थी, उससे कोई क्या 15 दिन पुरानी बात होगी, फरवरी का मिड था, मुझे लगता है 12 फरवरी थी। मेरा एक स्टूडेंट था, FAR 2 कॉस्ट पढ़ रहा था, मुझे शायद लगता है FAR 1 में भी था, लेकिन मुझे FAR 2 कॉस्ट में याद है, वो यही पैक का इन्हीं इसी कमरों में बैठा करता था, उस एरिया में कहीं बैठता था वो। अच्छा लड़का था बड़ा, उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मेरी कुछ दिन ज़ाया हो गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ और अभी पेपर है, करीब है, मुझे समझ नहीं आ रही तैयारी कैसी होगी, आप मुझे गाइड कर दें, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। तो अब मैंने इसको जो भी समझाना था कि अभी भी टाइम है, जो ऐसे कर लो, मैंने सबसे पहले उसको ये हौसला देना था कि ये परेशान नहीं हो। अब मेरे जो अल्फाज हैं, मैंने उसको ये कहा कि अभी टाइम है, परेशान नहीं हो, यू स्टिल हैव इनफ टाइम और कवर हो जाएगा। और उस मैसेज के 2 दिन के बाद उस लड़के की मौत की खबर आ गई। और जब उसकी मौत की खबर आई तो जो उन दिनों में, जिनको ये थोड़ा बहुत तबलीग का आइडिया है, तो मैं उन दोनों 4 महीने पे चल रहा था, मैं उन दिनों में डस्का में था। तो उसने जब मुझे मौत की खबर मिली तो मुझे ना जो फौरन एक चीज़ खटकी, वो अपना रिप्लाई था कि यू स्टिल हैव इनफ टाइम। मैंने उसको कहा था यू स्टिल हैव इनफ टाइम, और उसके पास इतना भी टाइम नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो आप ये जो जवान बच्चे हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी लाइफ अभी उसको देखना है, टारगेट देखना है, उसको अच्छा गुजारने के लिए मेहनत करनी है, करें, बिल्कुल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अकलमंदी ये है, एक हदीस का मफहूम है, आप में फरमाया कि मफहूम है उसका कि अकलमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। आप लोग अपनी ये क्या है, अप्रैल, आप लोग अपने ऑटम 2023 की अटेम्प्ट के लिए यहां बैठे हैं, अपने पता नहीं कितने दूर दूर से घरों को छोड़ के, कोई पता नहीं कौन से सूबे से आया है, कुछ सिंध के आखिरी इलाके से आया हुआ है, कोई बल्तिस्तान से भी आया हो सकता है। किस लिए? कि ये ऑटम 23 है ना, ये अटेम्प्ट अच्छी गुजर जाए, मैं पास हो जाऊं। उसके बाद क्या होगा? फिर अगली अटेम्प्ट पास हो जाए, फिर क्या होगा जी, आर्टिकल्स मिल जाए, फिर क्या होगा जी, आर्टिकल्स की पढ़ाई पास हो जाए, CA कर जाऊं, फिर क्या होगा जी, अच्छी जॉब मिल जाए, फिर क्या होगा जी, वो जो करियर ओरिएंटेड जॉब हो, फिर क्या होगा जी, जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू हो, फिर एंड, मर गए। तो ये सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी फिक्रें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किस तरफ है कि वो 30-40 साल की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, जो पहली बात पता नहीं है कि नहीं है, दूसरी बात वो अच्छी की डेफिनेशन ही हम नहीं कर पा रहे, हम अच्छी जिंदगी नहीं समझ पा रहे अच्छी जिंदगी क्या है। तो हमारी सारी फिक्रें, सारी मेहनत जो है ना, वो इस दुनिया के करियर बनाने पे लगी हुई हैं। इसलिए हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सोचें तो सही हम यहां लेने के आए थे, सोचें तो सही कि हम जिन रिलेशंस में एंगेज्ड हैं सिर्फ अपनी जिंदगी के मजे पूरे करने के लिए, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जो हम भी अर्निंग कर रहे हैं कहीं पर हराम तो नहीं हो रहा, हम जिन भी कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बना थे, कभी सोचे तो सही। अब इसमें ये जो सारी बात करने का मकसद था, देखिए मैंने आपको इंशाल्लाह FAR 2 पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है, मैंने पढ़ाना है, आपने कॉलेज में फीस दी है मेरी, मैं यहाँ से पैसे लेता हूँ, मेरे रिस्क का जरिया अल्लाह ने कॉलेज को बनाया है, तो मेरा काम है सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊं और मेहनत से आपको पढ़ाऊं। सब लोगों को पास करवाने के टारगेट से गवर्नमेंट ले लेगा तो वो और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मैंने आपको ये पढ़ाना भी है, कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि मैं उस जगह हूं जहां आप पता नहीं कितने साल बाद पहुंचेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं ना, 18 साल हो गए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने,
आप लोग एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं जिसमें आपको कहा जाए कि जी बड़ा जबरदस्त का करियर है और बड़ी इज्जत है, मैं हूं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद मैं वो चीजें देख रहा हूं जो भी आप वहां तक पहुंचे नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सिलेबस जरूर इंशाल्लाह कवर कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी मेहनतें मेरी ये होती हैं, जिनमें से नंबर 1 एक मेहनत ये होती है जो कल से मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर लूंगा। हर क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं एक हदीस सुनाऊं, और वो भी इस नियत कोशिश से कि क्योंकि हमारा ईमान ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन हैं, और वो सिर्फ चूमने के लिए नहीं भेजे गए, वो इसलिए भेजे गए हैं ताकि उनकी जिंदगी को हम फॉलो करें। तो एक तो ये कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हर क्लास में हदीस आए। फिर उसके अलावा लास्ट सेशन में मैं काम कर पाया था, सफा स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर सोसाइटीज, ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, उस तरह मैंने एक हिदायत सीकर्स के नाम का क्लब जनरेट किया था। लास्ट टाइम उसकी कुछ एक्टिविटीज ये कर ली थी कि अपना बयान मैं कर लेता था, फिर फीमेल्स में भी 2 को बयान करवा दिए थे, एक कुरान को इसका कंपटीशन करवा दिया था। इस दफा इंशाल्लाह मैं और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी मैंने सोचे हुए हैं कि किसी तरह से कुरान से वाबस्तगी हो सके, किसी तरह से ना। इस सारी मेहनत का मकसद सिर्फ यह है कि अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज उठे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को बस जोड़ना है ताकि हमें रियलाइज हो कि हम कर क्या रहे हैं। ये दुनिया बिल्कुल करनी है, जरूरी करनी है, और दीन है ही दुनिया गुजारने का वो तरीका, सारे मामलात, सारे ताल्लुकात, जिससे अल्लाह ताला के कहे हुए फरमाए हुए हुक्म और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके ये पूरे हो जाएं, ये ही दीन है। तो इसलिए आपने बिल्कुल शौहर, बीवी, बाप, माँ, दुकानदार, गाहक, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, हमसाया, ये सब बनना है, लेकिन कैसे बनना है जैसे अल्लाह चाहते हैं। तो वो फिक्र किसी तरह पैदा हो जाए, इसके लिए इंशाल्लाह पूरे सेशन में कोशिश करूंगा। तो अभी अगले वीक में इंशाल्लाह एक बयान प्लान है मेरा, करूंगा मैं बयान, जो पहले कभी आते रहे हूं, तो ये भी सिलसिला चलेगा। और इसी तरह से अभी रमजान में चूंकि बस हो गई होती है सबकी इस टाइम तक, तो इसलिए इस रमजान में शायद मजीद तो कुछ ना कर सकूं, एक बयान जरूर करूंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, शायद कोई एक आधा कोई कंपटीशन भी करवा दूं। लेकिन उसके बाद ईद के बाद शॉर्ट कोर्सेज का है प्लान इंशाल्लाह, को कुरान से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें जुड़ सकें, और उसमें जो जो बच्चे जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जो जो इसका हिस्सा बनना चाहें एक्टिविटीज़ का, वो मुझे बताएं, हम मिल के जो है ना, ऑब्जेक्टिव ये है कि सीरियस कम्युनिटी के अंदर जो नौजवान नस्ल है जो बहुत तेजी से इस तरफ जा रही है कि उसको अल्लाह से फर्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत तेजी से अपनी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस तरफ जाती जा रही है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हलाल हराम क्या होता है, फर्क ही नहीं पड़ता। एक होता है ना, इंसान को गंदा काम करता है ना तो उसको दिल में खोट होता है मैंने क्या किया है। अब ये लेवल हो चुका हुआ है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हलाल हराम का रिलेशन भी कुछ होता है या नहीं होता है। तो इस हद तक नौजवान नस्ल जा रही है, तो इसके लिए जो आपको झंझोड़ने की मेहनत है वो इंशाल्लाह करनी है। तो बस ये आपको एक सवाल देना था अंदर कि इस पर आप सोचिएगा कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, यहाँ पर करने क्या आए हैं, क्या सीए करके खा पी के एंड पे मर जाने आए हैं। बेकार बकवास बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, कुल लतीफे सुना रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैंने तो कहा था यार चले जाए, अगर बेकार बात है तो चले जाए, कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। चलें ठीक है, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।